हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिट तो हम सभी लोग जानते हैं। एटॉमिक ऑर्बिट क्या होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट पे, किस पाथ पे मूव कर रहे हैं, उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस पाथ पे भी मूव कर रहे होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिट बोलते हैं। तो उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद ऑल द न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है। वो सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से ज्यादा न्यूक्लियाई से रिलेटेड होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई से एसोसिएटेड होते हैं। इसीलिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड क्या कहता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद ऑल द न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। मतलब वो मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से मिलके बना हुआ है उन सभी के न्यूक्लियाई से वो एसोसिएटेड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फील्ड ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस। मतलब इसका कहने का सेंस सिर्फ इतना था कि जैसे एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं क्योंकि वो एक एटम होता है, उसी तरीके से क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना होता है, इसलिए जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होगा या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा। सिंपल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब सिर्फ यही था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या पोस्टुलेट्स हैं, मतलब क्या क्या स्टेटमेंट्स उन्होंने बताए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन विच द आइडेंटिटी ऑफ बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट। तो सबसे पहले ये लोग ये कहना चाहते हैं, जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि एक कोई एटम होगा फिर दूसरा कोई एटम होगा, तो उनके जो एटम के जो न्यू ऑर्बिटल्स थे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एक नेट ऑर्बिट बनाता है। मतलब जैसे एक एटम है तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते वो उसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते, जो दूसरा एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते वो दूसरे एटम के अराउंड मूव करते। मगर क्योंकि ये लोग अब एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसलिए इन दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस पूरे मॉलिक्यूल के यानी उन दोनों के ही न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेंगे। और क्योंकि अब वो एटम नहीं रह गया है, वो मॉलिक्यूल बन गया है, तो इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो एक बार और रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग। व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स in which the identity of both the atomic orbitals is lost. Next क्या है, the number of molecular orbital is equal to the number of atomic orbitals involved in their formation. मतलब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ये कैसे पता चलेगा, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दोनों एटम्स को मिलाकर। मतलब मान लीजिए जो एटम नंबर 1 है उसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम नंबर 2 है उसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो टोटल मिला के 3 हुए, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो 3 होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इंटीजर वैल्यू होती है उसकी, मतलब या तो 1 ऑर्बिट होगा या फिर 2 ऑर्बिट होगा या फिर 3 ऑर्बिट होगा। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी ऐसे ही होते हैं। जैसे एक या तो ऑर्बिटल होगा या तो इस 2 ऑर्बिटल होगा या तो 3 ऑर्बिटल। ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में हो जाएगी 2.5 ऑर्बिटल्स हैं 3.5 ऑर्बिटल्स, ऐसा नहीं होगा। होल नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल।
क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलके बना है, तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम्स, दो जितने भी एटम से मिलके बना है उनसे इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियस तो एटम के ही अंदर है, वो क्योंकि दोनों एटम के न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होगा, इसका मतलब कि वो पूरे एटम पे डिपेंडेंट होगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो एटम के न्यूक्लियाई पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द सेम वे एज दे आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोइंग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड ह्यून्स रूल। मतलब जिस तरीके से एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एटम इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करके, ह्यून्स रूल को फॉलो करके, मतलब वही सारे प्रिंसिपल्स, वही सारे रूल्स फॉलो होते हैं मॉलिक्यूल के लिए भी। तो एक एक करके हम इन प्रिंसिपल्स और इन रूल्स को देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो वो क्या कहता है? द ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी इज टू बी फिल्ड फर्स्ट। मतलब जो भी ऑर्बिटल है जिसकी सबसे कम एनर्जी है उसको पहले फिल करेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंटर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। मतलब वही बात है कि जो जिस जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी उसको पहले फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी ज्यादा होगी उसको, फिर जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको एंड में फिल किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं जिसको हम लोग। तो ये क्या कहता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन नॉट एक्सीड 2 एंड दीज शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स। मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब अगर ये एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं और दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी। मतलब अगर एक एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी हैज एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब हुन्स रूल ये कहता है, सिंपली ये कहता है कि अगर कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी सेम एनर्जी है, मतलब इक्वल एनर्जी के अगर ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें पहले दो, मान लीजिए 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सेम एनर्जी है, दोनों की इक्वल एनर्जी है, तो पहले क्या होगा? पहले एक में इलेक्ट्रॉन एक फिल होगा, फिर दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर पहले में दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, फिर दूसरे में दूसरा वाला। मतलब पहले दोनों को हाफ फिल किया जाएगा, फिर दोनों को एक एक करके फुली फिल किया जाएगा। मतलब पहले हाफ फिल होगा, फिर उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसके बाद फिल किया जाएगा। जब दोनों ही हाफ फिल हो जाएंगे तब सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा दोनों में। अब नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नेक्स्ट टर्म है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला डील कर ले। क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, उसका फिर हाफ कर देते, इसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब किस ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, मतलब किस ऑर्बिटल की कितनी ज्यादा एनर्जी है ये देखें। तो अगर सिर्फ और सिर्फ O2 और F2 के मॉलिक्यूल की बात होती है तो ये है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर उससे ज्यादा होता है सिग्मा 1s कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यानी कि जो 2px है और 2py है इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। यानी कि जो हुन्स रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जिनकी इक्वल एनर्जी होती है उनको पहले हाफ फिल किया जाता है, फिर उसके बाद जब दोनों ही हाफ फिल हो जाएंगे तब फुली फिल किया जाएगा एक एक करके। तो फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि पाई 2pz कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पाई 2py कॉन्जुगेट इज लेस देन सिग्मा 2pz।
तो ये हो गया ऑर्डर हमारा O2F2 का। आप लोग इसको अलग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए ये अलग से ये एक्सेप्शन होता है, मगर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी के लिए नेक्स्ट ये ऑर्डर है। तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, इसमें होता है सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 1s कॉन्जुगेट, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है, जो Z है ये पहले आ जाता है। O2 और F2 के केस में Z जो है वो पहले आ जाता है XY से, मगर जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है, बाकी जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑर्डर में आता है। पहले पाई 2 px इज इक्वल टू पाई 2 py, फिर उसके बाद सिग्मा 2z आता है। मतलब Z जो है O2F2 के केस में पहले आ जाता है, 2pz पहले आ जाता है, और बाकी के लिए 2pz बाद में आता है। फिर उसके बाद है पाई 2px कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई 2py कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद है सिग्मा 2pz कॉन्जुगेट। तो यही है, इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, इसी से आपके अधिकतर क्वेश्चंस लग जाएंगे। और इस पे बेस जरूर एक ना एक न्यूमेरिकल, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है सेमेस्टर के एग्जाम में। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए एक्सेप्शन है, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग ने जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज देखी थी मॉलिक्यूलर और वाइटल्स की, उनके उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम बनाना है। तो अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यानी कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्योंकि ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना है वो N2 मॉलिक्यूल है, यानी 2 नाइट्रोजन इसमें लगे, यानी टोटल N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 + 7, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम्स लगे हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14। यानी कि अब हम लोगों को 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। हम लोगों ने पहले ये ऑर्डर लिख लेते हैं, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं एनर्जी के और वाइटल्स की, फिर उसके बाद फिल करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ये वाला, ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला था, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो उसको हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोगों को 14 फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता है हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इसमें 2 रखा, फिर इसमें 2 रखा, फिर इसमें 2 रखा, फिर इसमें 2, देखा जाए तो 2 4 6 8 फिल हो गए। अब जब बारी आएगी 2px और 2py की, तो क्योंकि ये लोग इक्वल एनर्जी में इक्वल है, तो इसलिए पहले इसमें 1 फिल होगा, यानी कि यहां तक हम लोग 8 तक आ गए, तो ये 9 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 10, फिर उसके बाद यहाँ 11, फिर उसके बाद यहाँ 12। मतलब पहले इसमें एक एक फिल होता है, फिर उसके बाद जब एक एक फिल हो जाता है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो यहाँ पे सारा मिला के हमारे पास 12 हो गया। फिर अब हमारे पास बचे कितने, 2 बचे, तो उनको 2 को यहाँ पे फिल कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में बनाते हैं। मतलब सबसे नीचे जो है सबसे कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखते हैं, और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखते हैं। और यहाँ पे एक एटम का ऑर्बिटल लिखते हैं, फिर इधर दूसरे वाले एटम का ऑर्बिटल लिखेंगे, बीच में उन दोनों एटम्स को मिला के जो मॉलिक्यूल बना है उसके लिए लिखेंगे। तो हमको पता है ये वाला हमारे नाइट्रोजन है, ये भी हमारा नाइट्रोजन, और जो मॉलिक्यूल बना है वो N2 बना है, N2 मॉलिक्यूल बना है। तो हमको ये भी पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा, 1s 2s और 2p में फिल होगा। हम लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास में कि कैसे नॉर्मल एटम में कैसे फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s में अगर देखे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, तो 4 हो गए टोटल। फिर 2p में के लिए बचे कितने, 3 बचे। हमको पता है जब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं तो सब में पहले हाफ फिल किया जाता है। ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें 2 फिल कर दिया फिर इसमें 1 फिल कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। पहले तीनों में 1 1 फिल किया, फिर देखा कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बचा है, तो ये हाफ फिल्ड ही रहेगा। तो यहाँ से पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। इसी तरीके से हम लोग इधर वाले नाइट्रोजन एटम के लिए भी कर लेंगे। तो 1s में 2 फिल कर दिए, 2s में 2 फिल कर दिए, फिर 2p में 2px में 1 फिल कर दिया, 2py में भी 1 फिल कर दिया, 2pz में भी 1 फिल कर दिया।
अब ये हो गया। अब हम लोग देखें तो जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है वो ऐसे होती है। सबसे पहले जो होता है वो सिग्मा 1s होता है, ये जो लिखा है सिग्मा 1s होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नीचे लिख लिया सिग्मा 1s। तो अगर देखें सिग्मा 1s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा 1s लिखा, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों की जो स्पिन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वो अपोजिट होती है। अगर एक ऊपर की तरफ होता है तो दूसरा नीचे की तरफ होता है। ये यही सिग्निफाई करता है कि अगर ऑर्बिट में एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ठीक है, सिग्मा 1s बता दिया। फिर वैसे ही सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको हम लोग उसमें लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखे अगर तो हम लोगों ने 2 फिल किया है तो यहाँ पे भी 2 फिल कर दिया। फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s बनाए, ये 2s को मिलके सिग्मा 2s एक बना है, और दूसरा जो है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो उसमें भी 2 फिल कर दिया। अब केस आता है 2p की, तो ये 2p में इधर 3 है इधर 3 है, तो टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो हमको पता है कि 2px और 2py जो होते हैं वो दोनों इक्वल एनर्जी लेवल में होते हैं। यहां से अगर हम लोग देखें अपने फॉर्मूले से, तो हम लोग 2px और 2py को सेम लेवल पे बनाएंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। फिर उसी तरीके से, क्योंकि सिग्मा 2p z जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे है 2px और 2py के कंपैरिजन में, तो इसलिए उसको ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा हम लोग। फिर सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया। बस ऐसे ही जो ये फॉर्मूले में लिखा होता है उसी को हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखें अपने फॉर्मूले में ही अगर हम लोग देखें तो सारे जितने भी ऑर्बिटल्स है उसमें दो 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 ही दो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर के फॉर्म में है, कोई अकेले नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पेयर्ड होते हैं तो ऐसे केस में हम लोग उस मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। डाया मतलब, क्योंकि डाया मतलब 2 होता है इसीलिए डायमैग्नेटिक। अगर हम लोग देखें यहां से तो हमारे पास कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए, यहां से अगर काउंट करें हम लोग अपने फॉर्मूले में से काउंट करें तो कितने बॉन्डिंग है, जिन पे स्टार नहीं है वो सारे बॉन्डिंग है, यानी 1 2 3 4 5 5 हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो और सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 2 × 5 तो 10 हो गए। ऐसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है कि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो वही किया, 10 थे इसमें, 4 थे एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 - 4 अपॉन में 2 यानी 6/2 यानी कि 3। और क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि जो एक नाइट्रोजन के एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड शेयरिंग करता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब इसी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके हम लोग किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, या फिर हम लोग डायग्राम बना सकते हैं किसी भी। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे N2+ आयन हमको दिया हुआ है, तो हमको पता है कि N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 + 7 यानी 14 थे। मगर यहाँ पे N2+ दिया हुआ है, प्लस का मतलब क्या होता है, एक प्लस लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। अगर यही माइनस लगा होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि 7 + 7 + 1 हो जाता। मगर यहाँ पे हमको दिया हुआ N2+, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पॉजिटिव चार्ज तभी है ना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि 7 + 7 - 1, यानी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसी फॉर्मूले में हम लोग ऐसे पुट करना शुरू कर देंगे। तो पहले में 2 फिल किया, फिर उसके बाद 2 फिल किया, फिर उसके बाद 2 फिल किया, फिर उसके बाद 2, फिर 2, क्योंकि पाई 2px और पाई 2py इक्वल है तो पहले एक एक फिल करेंगे, फिर बचे हुए में एक एक फिल करेंगे। अब हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। फिर उसके बाद अब हमारे पास बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 2pz में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, बाकी कैसे 0 रहेंगे। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि अनपेयर्ड है, और जब भी
किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर सारे पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यानी N2+ जो है वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, और वहीं पे अगर हम लोग उसको N2 को देखें तो वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब इसी तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो वही होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो अगर बॉन्डिंग को चेक करें तो 2 + 2 4 5 6 7 8 9 9 हो गया हमारे पास बॉन्डिंग में, और फिर एंटी बॉन्डिंग में चेक करें तो 2 + 2 4 हो गया। तो 9 - 4 अपॉन में 2 यानी 5/2 ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब इसी तरीके से जैसे पहले हम लोगों ने N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था, उसी तरीके से N2+ का भी बन जाएगा। बस यही रहेगा कि 2pz में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है O2 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते कैसे बनेगा। तो हमको पता है कि ईच ऑक्सीजन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अगर ऑक्सीजन की सिर्फ बात हो रही हो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर O2 मॉलिक्यूल की पूरी बात करेंगे तो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसमें है, 2 ऑक्सीजन एटम्स इसमें है, तो इसलिए 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमको ये भी पता है कि O2 और F2 के लिए जो है वो डिफरेंट फॉर्मूला होता है, एक्सेप्शन, जो अभी आगे पढ़ा था हम लोगों ने। तो एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो इसमें 2, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, फिर x और y आ गया, दोनों इक्वल है तो एक एक फिल करेंगे। पहले 11 12, फिर उसके बाद एक एक 13 14, फिर उसके बाद क्या बचा, फिर से 2px 2py का एंटी बॉन्डिंग अब आ गया है, तो इसमें भी एक एक फिल करेंगे पहले, और इसके बाद देखेंगे हम लोग तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के कंप्लीट हो चुके होंगे, इसलिए ये जो है अनपेयर्ड ही रहेंगे। यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अब इसी तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर देखे तो पहले बॉन्डिंग में देखे हम लोग कितने, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में देखे तो 1 2 3 4 5 6 6 यानी 10 - 6 अपॉन में 2 यानी 4/2 यानी 2, यानी कि ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 आया हुआ है। अब हम लोगों ने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो देख ही लिया था। अब मैं जो है आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सामने बनाकर दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाए कि बनता कैसे है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेंगे जिससे ये डिनोट करेंगे कि हम लोग एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे ऑर्बिटल्स को अरेंज करने वाले हैं। क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल तो यही कहता है ना कि पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। इसमें फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले इधर इधर बना लेते हैं हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखा जाए तो हमारे दोनों एटम्स कौन कौन से, ऑक्सीजन है, और फिर बीच में हम लोग बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा जाए तो वो O2 है। तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में से ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले हम लोगों ने बना लिया 1s, ये 1s था, इधर भी 1s हो गया। 1s में 2 फिल कर दिए हम लोगों ने दोनों तरफ, दोनों ऑक्सीजन के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बना लिया 2s दोनों साइड, तो 2s में भी 2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिया। फिर उसके बाद टोटल 4 हो गए, हमारे पास होते कितने हैं, 8 होते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे P पे, और हमें पता है कि जो 2p होता है उसमें 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 2px होता है, दूसरा 2py होता है, और तीसरा 2pz होता है, और ये तीनों इक्वल एनर्जी लेवल पे होता है, इसीलिए एक लेवल पे बना रहे हैं हम। और क्योंकि हमारे पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो पहले हाफ फिलिंग करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 हाफ फिल कर दिया। अब एक बचा तो उसको हम लोगों ने 2px में फिल कर दिया। उसी तरीके से इधर भी हम लोग कर लेंगे, 2p लिखेंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 2px 2py 2pz,
जो कि तीनों इक्वल एनर्जी लेवल पे है। पहले हाफ फिलिंग करेंगे, फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको 2px में फिल कर देंगे। अब इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना शुरू करेंगे। तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिग्मा 1s होता है पहले। तो सिग्मा 1s अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग 1s से नीचे बनाते हैं, यानी कि ये डिनोट करता है कि जो सिग्मा 1s है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के 1s से कम होती है, इसीलिए उसको हम लोग नीचे बनाते हैं। तो अब हम लोगों ने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। और अगर यही देखें हम लोग सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग को, तो वो 1s से ऊपर है। यही जो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है वो ऊपर बनाते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के 1s से हायर होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। उसी तरीके से सिग्मा 2s को अगर देखा जाए तो वो भी 2s से लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, इसीलिए फिर उसको हम लोग नीचे बना लेते हैं। अब इसमें भी हम लोग 2 फिल कर देते हैं। तो 2s को मिलाकर कितने हैं, दोनों 2s को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 सिग्मा 2s में फिल कर दिए और बचे हुए 2 जो थे वो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में फिल कर दिए। तो ये बन गया अब हमारे पास बचा p। तो p के केस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इधर 4 इधर, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है कि वो एक्सेप्शन का केस होता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिग्मा 2pz पहले आता है, यानी कि उसकी एनर्जी लेवल कम होती है। फिर उसके बाद पाई 2px आता है जिसकी एनर्जी लेवल इक्वल होती है पाई 2py के। मगर इन तीनों की ही एनर्जी लेवल जो है वो 2p से, जो एटॉमिक ऑर्बिटल के 2p है उनसे कम होगी। और उसी तरीके से ये जो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है, जो कि इक्वल है एक दूसरे के, इनकी एनर्जी लेवल 2p की एनर्जी लेवल से ज्यादा होती है। तो अब हम लोग देखें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले हम लोगों ने इसमें 2 फिल कर दिए। तो अब हमारे पास बचे कितने, 6 बचे। अब 6 बचे हैं तो पहले इन दोनों को हाफ फिल किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पे है ना, तो हाफ फिलिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद फुल फिल करेंगे। तो कंप्लीटली अब फिल हो गए। तो अब हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पे, इसलिए पहले हम लोग हाफ फिल कर देंगे। अब ये दोनों जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ फिल हो गया। अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो इसीलिए इसकी पेयरिंग नहीं होगी, ये अनपेयर्ड ही रहेगा। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आई होप कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आ गया होगा। तो आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, तो आप किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे थे वो सिमिलर एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स थे। मतलब O2 देखा हम लोगों ने, N2 देखा, तो उसमें जो दोनों एटम्स थे वो सिमिलर एटम्स थे, यानी दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स थे O2 के केस में, N2 के केस में दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स थे। अब हम लोग जो देखेंगे वो डिफरेंट एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्राम देखने जा रहे हैं NO का, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो सबसे पहले देखें अगर हम लोग नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन में हमको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 + 8, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इन 15 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को फिल करना है। तो अब इस बात से कंफ्यूज नहीं हो आप लोग होना कि इसमें ऑक्सीजन एटम है तो हम लोग इसमें एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला लगाए। नहीं, एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ O2 और F2 के लिए वो फॉर्मूला होता है। बाकी जितने भी, फिर चाहे NO हो या फिर कोई भी CO2 हो, कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उन सब के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी NO के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे और एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख ली। हमको 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। शुरू किया हमने 2 इसमें फिल किया, फिर उसके बाद 2 इसमें, तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर एक जो रिमेनिंग था उसको हम लोगों ने 2px में फिल कर दिया। और 2px में क्योंकि सिर्फ एक फिल हुआ, यानी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो NO मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब उसी तरीके से हम लोगों ने अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। पहले दोनों के 1s मिला के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 सिग्मा 1s में भर दिया,
दो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भर दिया। सिमिलरली 2s में मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 सिग्मा 2s में भर दिया, 2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भर दिया। उसी तरीके से हमारे पास 2p में जो है वो टोटल इधर 3 थे, इधर 7 थे, इधर 3 थे, इधर 4 थे, यानी टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पहले 2pz में 2 फिल कर दिया, फिर 2px में पहले एक एक फिल किया, फिर एक एक फिल किया, यानी यहाँ पे भी 4 हो गए। फिर बचा एक, तो उसको हम लोगों ने ले जाके 2py में फिल कर दिया। मतलब इसको हम लोग यहाँ अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। आप लोग अगर क्वांटम से पढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपकी क्वांटम में कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ है या फिर कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। आप उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो नोट्स बनाए हैं उसको मैंने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए, और एनसीईआरटी गलत नहीं होती कभी भी। तो मैंने एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके नोट्स बनाए हैं, तो इस पे आप लोग ज्यादा बिलीव करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए तो आप लोग भी अपनी तरफ से एक बार एनसीईआरटी खोल कर देख लीजिएगा। आप लोग को ऐसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और ऐसी ही मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। क्वांटम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इतनी बार हम लोगों ने नाम तो सुन ही लिया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जानते हैं वो होते क्या हैं। तो इनके बीच में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर सेपरेटली क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अगर हम लोग ऐड कर दें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सब्सट्रैक्ट करके बनता है। सिंपल सा है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी से। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आप लोग यहाँ देखें तो सिग्मा 1s इसका जो है इसका जो 1s है, इसका जो 1s है उसकी एनर्जी सिग्मा 1s से हाइयर होगी। यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और यही जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है हाइयर होती है नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इट्स एनर्जी इज हायर, एंटी बॉन्डिंग में हायर होती है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू अट्रैक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वो अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वो रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। अब यहाँ पे हमारा वो टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट एग्जिबिट अ फेज ऑफ मैटर दैट हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऐसे फेज ऑफ मैटर में हो और ऐसी प्रॉपर्टीज शो करे जो कि लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच में उनकी प्रॉपर्टीज हो। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जो हो वो लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच की प्रॉपर्टीज हो। मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड से मिलती जुलती हो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड क्रिस्टल से मिलती जुलती हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारा? दे में फ्लो लाइक लिक्विड। मतलब उनके अंदर लिक्विड की फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी हो, मतलब लिक्विड जैसे फ्लो होता है वैसे वो भी फ्लो कर पाते हैं। दे ऑल्सो शो डबल रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इन ऑल डायरेक्शन टर्म्ड एज लिक्विड क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन लिक्विड। और वो लिक्विड की तरफ फ्लो तो कर पाते हैं, मगर जिस तरीके से क्रिस्टल जो होते हैं, जिस तरीके से जो सॉलिड रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करते हैं, उसी तरीके से लिक्विड क्रिस्टल जो है रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी शो करते हैं। इसीलिए उनको लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज होती है और क्रिस्टल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। मतलब जैसे लिक्विड फ्लो कर पाता है वो फ्लो भी करते हैं, जैसे क्रिस्टल्स रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करता है उसी तरीके से लिक्विड क्रिस्टल वो भी शो करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। अंडरगो टू शार्प फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर हम लोग देखें तो जो लिक्विड क्रिस्टल है वो दो फेज ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। मतलब वो दो फेज ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। सबसे पहला अगर सॉलिड लिया है हम लोगों ने
तो वो चेंज होगा टर्बिड लिक्विड में, और फिर टर्बिड लिक्विड जो है क्लियर लिक्विड में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड हम लोगों ने, जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग आइस लेते हैं उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, मगर इसके केस में ऐसा नहीं है। वो बीच में एक स्टेट आता है टर्बिड लिक्विड का स्टेट, मतलब जो पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता है और ना ही सॉलिड रह जाता है, इस फेज में भी वो आता है। इसी को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अगर सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो टर्बिड लिक्विड बनाता है, फिर उसके बाद क्लियर, थोड़ा और हीट करने के बाद क्लियर लिक्विड बनाता है। ऐसे ही अगर उल्टा करें, जैसे अगर हम लोग वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसी तरीके से क्लियर लिक्विड को अगर हम लोग फ्रीज करेंगे तो टर्बिड लिक्विड में चेंज होगा, फिर उसके बाद सॉलिड में चेंज होगा। मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है, इसको टर्बिड लिक्विड बोलते हैं। यही पे वो लिक्विड क्रिस्टल की तरह एक्ट करता है। तो अगर हम लोग अब देखें प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, तो वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, द मॉलिक्यूल इन फ्लूइड लिक्विड क्रिस्टल फेज आर मोबाइल। मतलब जो भी लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मीन्स मूविंग होते हैं, मोशन कर सकते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। एंड देयर मूवमेंट एंड अलाइनमेंट इन थिन फिल्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उनका जो मूवमेंट है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे मूव कराना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ड्यू टू दिस नेचर द अलाइंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो पाते हैं। मतलब अगर एक केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो सारे ऐसे ऐसे अलाइन हो गए, एक केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। तो क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, इसीलिए उनके अंदर अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एरे ऑफ टाइनी एरे ऑफ टाइनी सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज पिक्सेल्स, और इन सेगमेंट्स को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, मतलब लिक्विड क्रिस्टल काम कैसे करता है। लिक्विड क्रिस्टल हैज रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स। मतलब लिक्विड क्रिस्टल में जो है वो रॉड लाइक, मतलब ऐसे रॉड के शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड कैन रोटेट द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज लाइट बेस्ड अपॉन अलाइनमेंट। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के, वो पोलराइज लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब वो जो है पोलराइज लाइट को की डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। दिस अलाइनमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली मान लीजिए एक बार अलाइन हो गए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो वो लोग वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं। कभी कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देते तो ऐसे टिल्टेड अलाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का क्या है, अ ट्विस्टेड निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स। मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है उसमें 2 ग्लास प्लेट्स होती है। अभी अभी मैं आप लोग को डायग्राम दिखाती हूँ। तो अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे, अभी अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये जो होता है इसमें 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं। मतलब जो ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल होता है उसमें 2 ग्लास प्लेट्स होती है, एक ये ग्लास प्लेट होता है और एक ये ग्लास प्लेट होता है। उसमें ग्लास प्लेट के एक साइड, मतलब बाहर के साइड जो है, पहले वाले ग्लास प्लेट के बाहर के साइड पोलराइजर लगा होता है और दूसरे वाले ग्लास के अंदर के साइड एनालाइजर लगा होता है। तो यही अब हम लोग पॉइंट्स एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, अ ट्विस्टेड निमैटिक एलसी डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स। मतलब 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं। देयर इज अ पोलराइजर ऑन आउटसाइड ऑफ 1 प्लेट। मतलब एक प्लेट के आउटसाइड में पोलराइजर होता है, जैसा अभी मैंने बताया कि एक प्लेट के आउटसाइड में ये पोलराइजर होता है। और देयर एंड एनालाइजर ऑन अदर प्लेट, और दूसरी ग्लास प्लेट के एक साइड पे एनालाइजर होता है। ये देखिए, ये अगर हम लोग यहां से देखें तो इस वाली ग्लास प्लेट के एक साइड पे एनालाइजर लगा हुआ है। लाइट पासिंग थ्रू पोलराइजर पोलराइजेस, और जैसे ही लाइट पोलराइजर से पास होती है, और जैसे ही लाइट ये जो लाइट होती है, हमको पता है कि जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होती है।
देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोलराइजर या फिर पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजर का काम ये होता है कि लाइट की डायरेक्शन को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाइन कर देना, मतलब बाकी सारी डायरेक्शन में जो उसकी मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करके सिर्फ एक डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए अलाउ करना। तो पहले जो ओरिजिनली जो हमारी लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ऐसे भी मूव कर रही होती है, अप एंड डाउन भी मूव करती है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही होती है। मगर जैसे ही पोलराइजर से वो पास होती है, ये पोलराइजर से हमने पास किया तो मान लीजिए हम लोग ये बस इतना अलाउ करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे मूव कर पाए। तो अब हमारे पास जो लाइट आई है वो कुछ इस तरीके से आती है, ये हमारी लाइट है। तो क्या लिखा हुआ है, लाइट पासिंग थ्रू पोलराइजर पोलराइजेस, मतलब पोलराइजर से जब लाइट पास होती है तो पोलराइज होके निकलती है। एज द लाइट रीचेस टू एनालाइजर इट कैन बी पास्ड और ब्लॉक्ड। और जैसे ही वो एनालाइजर पे पहुंचेगी तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको अपनी लाइट को पास होने देना है या फिर हमको अपनी लाइट को ब्लॉक कर देना है। तो ये दो डायग्राम है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, अपनी लाइट को पास होने दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक फाइनली पोलराइज लाइट मिली है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लाइट को पास नहीं होने दिया, ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग को नो लाइट मिली है, कोई लाइट नहीं मिली है। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, तो ये हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर हम लोग पोलराइजर और एनालाइजर यानी इन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लगाते हैं तो लाइट पास होती है, यानी कि तब ब्राइट मिलेगा हम लोगों को। और अगर यही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और लगा देते हैं, यानी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं हम इन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में, तो लाइट पास नहीं हो पाएगी, तब यहाँ पे लाइट ब्लॉक हो जाती है। तो वही अब हम लोग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। एज लाइट रीचेस टू एनालाइजर इट कैन बी पास्ड और ब्लॉक्ड, यानी कि जैसे ही लाइट पास होती जैसे ही लाइट एनालाइजर पे पहुंचती है वहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको लाइट को पास करना है या फिर ब्लॉक करना है। लिक्विड क्रिस्टल सेल एक्ट एज लाइट स्विच, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल के सेल्स हैं वो लाइट स्विच की तरह काम करें, यानी कि लाइट को बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना है ये लिक्विड क्रिस्टल के सेल्स डिसाइड करेंगे। When voltage is applied, the optical property of cell gets lost. जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेल की होती है वो लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती है। इसी वजह से सेल डार्क हो जाता है और लाइट पास नहीं हो पाती है। यानी जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया वैसे ही सेल की जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी खो जाती है, जिसकी वजह से लाइट पास नहीं हो पाती है और यहाँ पे डार्क हो जाता है। वेन वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न्ड ऑफ, और यही अगर हम लोग वोल्टेज ना लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दे तो सेल बिकम्स ब्राइट, तो जो लाइट जो है वो पास हो पाती है और सेल हमारा ब्राइट हो जाता है। बस यही सिंपल सी वर्किंग है लिक्विड क्रिस्टल की। अब हम लोग एक एक करके क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल देखेंगे, मतलब लिक्विड क्रिस्टल को किस तरीके से डिवाइड किया गया ये देखेंगे। तो सबसे पहला होता है थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल और दूसरा होता है लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। सेकंड वाला हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। तो अगर हम लोग देखें तो जो थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, मतलब वो भी सब डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप में। तो पहला टाइप है निमैटिक फेज। तो निमैटिक मतलब क्या होता है, निमैटिक का सिंपल सा मतलब होता है थ्रेड, इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थ्रेड लाइक होंगे, दे आर थ्रेड लाइक टर्बिड एंड लेस एनाइसोट्रोपिक देन स्मेक्टिक। मतलब जो निमैटिक फेज होता है वो थ्रेड लाइक होते हैं और कम एनाइसोट्रोपिक होते हैं स्मेक्टिक से। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि हर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करें। मतलब अगर हम लोग यहां से देखें तो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड से देखें तो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, अगर अप साइड से देखें तो कुछ और प्रॉपर्टी शो करें। तो ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। तो जो निमैटिक होता है, निमैटिक फेज जो है वो स्मेक्टिक फेज से कम एनाइसोट्रोपिक होता है। कभी डिफरेंशिएशन आ जाता है निमैटिक और स्मेक्टिक फेज के बीच में तो आप लोग ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स फ्लो लाइक लिक्विड, मतलब जो निमैटिक फेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। तो 2 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने पढ़े कि एक तो थ्रेड लाइक होता है और दूसरा कि वो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है। एक और पॉइंट पढ़ा है कि स्पेक्टिक से कम एनाइसोट्रोपिक होता है ये।
सेंटर ऑफ मास पोजिशंस आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एज इन लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड की तरफ फ्लो कर सकता है, इसीलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे लिक्विड में कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे निमैटिक फेज में भी कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास होता है। मॉलिक्यूल्स कैन इजिली अलाइन बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग सिंपली मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर निमैटिक फेज के मॉलिक्यूल्स को अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा हम लोग चाहें वैसे उसको अलाइन कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग निमैटिक फेज को एलसीडी बनाने में यूज करते हैं। जो एलसीडी टेलीविजन आती है हम लोगों के घर में, उन सबको बनाने में हम लोग निमैटिक फेज का ही यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम लोग इसमें अलाइनमेंट चेंज कर पाते हैं, तभी तो हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्मेक्टिक फेज। तो स्मेक्टिक फेज क्या होता है? फाउंड एट लोअर टेम्परेचर देन निमैटिक फेज, मतलब जो निमैटिक फेज होता है वो हायर टेम्परेचर पे पाया जाता है, और स्मेक्टिक फेज जो होता है वो लोअर टेम्परेचर पे पाया जाता है। हैव वेल डिफाइंड लेयर्स दैट कैन स्लाइड ओवर वन अनदर लाइक सोप। स्मेक्टिक निमैटिक क्या था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, और स्मेक्टिक क्या होता है? इसमें लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और ये जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लाइड कर पाती है, जैसे सोप की तरह से। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि निमैटिक जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है, मगर स्मेक्टिक फेज जो होता है वो नहीं अफेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड से। स्मेक्टिक फेज भी दो तरीके की होती है, एक स्मेक्टिक फेज ए, दूसरा स्मेक्टिक फेज सी। जो स्मेक्टिक फेज ए होता है उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉर्मली अलाइंड होते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली अलाइंड होते हैं, ऐसे वर्टिकली होते हैं अलाइंड। और जो स्मेक्टिक फेज सी होता है वो कुछ टिल्टेड वे में अलाइंड होते हैं। तो यही है स्मेक्टिक फेज हो गया यहाँ पे हमारा। अब थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल की थर्ड टाइप देखेंगे हम लोग, इसको कायरल निमैटिक या फिर कॉलेस्टेरिक फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट स्लाइटली फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट रिजल्टिंग इन अ स्पाइरल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि ढेर सारी लेयर्स होती हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्विस्ट होने लगते हैं। एक लेयर में अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो दूसरी लेयर में थोड़ा सा टिल्टेड होंगे, फिर तीसरी लेयर में थोड़ा और टिल्ट हो जाएंगे, फिर चौथी लेयर में बिल्कुल वर्टिकल हो जाते हैं। ये देखिए इसमें ऐसे इस डायरेक्शन में थे सारे, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे हुए, फिर उसके नेक्स्ट लेयर में ऐसे हो गए, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऐसे नीचे मतलब वर्टिकली हो गए, फिर उसके बाद फिर से ऐसे इधर टिल्ट हुए, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और इधर टिल्ट हुए, फिर उसके बाद फिर से फाइनली हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब एक तरीके से वो स्पाइरल फॉर्मेशन करता है। एप्लीकेशंस क्या होती है लिक्विड क्रिस्टल की? तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो एलसीडी टीवी हम लोग यूज करते हैं वो है इसका एक एप्लीकेशन। लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर्स भी बनाने के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग में भी लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी कभी क्लासिफिकेशन आ जाता है, कभी कभी लिक्विड क्रिस्टल की वर्किंग पूछ लेता है, तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मीजोमॉर्फिक स्टेट। तो मीजोमॉर्फिक स्टेट क्या होता है? A state of matter in which the degree of molecular order is between solid crystal and isotropic liquid or gases। जैसे लिक्विड क्रिस्टल में क्या था कि वो लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच में उसकी प्रॉपर्टीज थी, मगर मीजोमॉर्फिक में क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टल और गैस के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। A solid showing mesomorphic change undergoes following transformation। और अगर कोई सॉलिड है वो मेसोमॉर्फिक में चेंज हो रहा है, मेसोमॉर्फिक चेंज कर रहा है, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? सॉलिड से पहले लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होगा, फिर उसके बाद लिक्विड में चेंज होगा, फिर उसके बाद वेपर में चेंज होगा। यानी कि पहले सॉलिड, फिर लिक्विड क्रिस्टल, फिर लिक्विड, फिर वेपर। इसका ग्राफ अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग देखें तो सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल, पहले यहाँ पे सॉलिड क्रिस्टल था, फिर उसके बाद वो लिक्विड क्रिस्टल में हुआ, फिर लिक्विड में हुआ, फिर उसके बाद वो वेपर में हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपका मन हो तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो लिख लीजिए, लिख पाएंगे आप लोग आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेफाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।
तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच द एटम्स आर अरेंज इन लेयर्स। ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का एलोट्रोप है। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, तो इसमें मैं ज्यादा डीपली मैं आपको एलोट्रोप नहीं समझाऊंगी। तो ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का एलोट्रोप होता है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होते हैं। ये एक लेयर मान लीजिए है, तो ये दूसरी लेयर, तो जो एटम्स है वो लेयर्स में अरेंज्ड है। कार्बन एटम्स यहाँ पे जो होता है वो हेक्सागोन फॉर्म करते हैं। जो कार्बन एटम्स है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हेक्सागन फॉर्म करते हैं। ऐसे हेक्सागन मतलब 6 साइड का एक पॉलीगन फॉर्म करते हैं। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड बाय ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो हर कार्बन एटम जो है, जैसे अगर मान लीजिए आप इस कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो देखेंगे, अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो देखेंगे तो ये इधर के एक बॉन्ड बना रही है, इधर से एक बॉन्ड बना रही है और इधर से, यानी कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाय ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब हर कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। प्लेट्स ऑफ लेयर्स आर केपेबल ऑफ स्लाइडिंग पैरेलल टू ईच अदर। ये जो लेयर्स होती है, मतलब ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है, ये जो दोनों लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाती हैं इजिली। लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट आर हेल्ड लूजली बाय वॉन्डर वॉल फोर्स। और जो ये जो दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम लोग वॉन्डर वॉल फोर्स बोलते हैं। ये एक लूज फोर्स होता है, मतलब उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है, ये एक स्मॉल फोर्स होता है। ग्रेफाइट इटसेल्फ कम्स इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और जो ग्रेफाइट होता है वो खुद ही 2 एलोट्रॉपिक, मतलब ग्रेफाइट तो एक तो खुद ही एलोट्रोप है कार्बन का, और ग्रेफाइट के भी 2 एलोट्रोप्स होते हैं। पहला एक नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट होता है, जिस मतलब ये नेचर में ऐसे ही नॉर्मली पाया जाता है, जिसको बीटा ग्रेफाइट बोलते हैं। और एक है जो लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस ग्रेफाइट, जिसको हम लोग अल्फा ग्रेफाइट भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इट इज वेरी सॉफ्ट बिकॉज ऑफ इजिली स्लाइडिंग और वीकली बॉन्डेड प्लेन्स ऑफ कार्बन एटम। अभी मैंने बताया था कि जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं वो एक वीक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, वॉन्डर वॉल फोर्स से जुड़ी हुई होती है। तो क्योंकि एक वीक बॉन्ड है दोनों लेयर्स के बीच में, इसलिए बहुत सॉफ्ट होता है। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप सभी को पता है जो कार्बन है वो, उसके अंदर टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, मगर क्योंकि ग्रेफाइट के केस में वो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हैज वेरी गुड एड्सॉर्प्शन एबिलिटी। ग्रेफाइट में बहुत अच्छी एड्सॉर्प्शन एबिलिटी भी होती है। एब्जॉर्प्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, एड्सॉर्प्शन एबिलिटी होती है। हैज ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर इजिली स्लाइड कर पाती है, इसलिए इसके अंदर ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है। एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला तो लेड पेंसिल, सभी जानते हैं जो लेड पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। फॉर इलेक्ट्रोड्स, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोड का भी काम करती है ग्रेफाइट। एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसलिए वो एज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी यूज होता है। कार्बन फाइबर्स बनाने में भी हेल्प करता है, ग्रेफाइट की हेल्प होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फुलरिन। ग्रेफाइट या फिर फुलरिन में से पक्का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फुलरिन क्या होता है? ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। जैसे ग्रेफाइट एक एलोट्रोप है कार्बन का, वैसे ही फुलरिन भी एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, जिसको हम लोग C60 से भी जानते हैं। हैज डोम लाइक शेप विद कार्बन्स अरेंज इन द शेप ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन। इसका जो शेप होता है वो कुछ डोम लाइक शेप्ड होता है, और इसमें जो कार्बन्स होते हैं या तो पेंटागन के फॉर्म में होते हैं या तो फिर हेक्सागन के फॉर्म में होते हैं। प्रिपरेशन कैसी होती है, मतलब कैसे बनाया जाता है फुलरिन्स को? फुलरिन जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग सिंथेटिकली बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कैसे बनाया जाता है। प्रिपेयर्ड बाय वेपराइजिंग अ ग्रेफाइट रॉड इन हीलियम एटमॉस्फेयर। मतलब अगर हीलियम की प्रेजेंट में किसी ग्रेफाइट रॉड को हम लोग वेपराइज करा दे तो उसको हम लोग फुलरिन्स पा सकते हैं।
देन मिक्सचर ऑफ फिल्ड्रेंस लाइक C60 एंड C70 आर फॉर्म्ड। जब हम लोग ग्रेफाइट रॉड को हीलियम के एटमॉस्फेयर में, हीलियम की प्रेजेंस में वेपराइज कराते हैं तो C60 या फिर C70 का मिक्सचर पाया जाता है। फिर यहां से हम लोग C60 को सेपरेट कर लेते हैं, यहीं से हम लोग फुलरिन को प्रिपेयर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है फुलरिन का? हैज 32 फेसेस। मतलब फुलरिन के जो है 32 फेसेस होते हैं, जिनमें से 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, आता है, ये पूछता है 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछता है कि कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन होते हैं, या फिर क्या स्ट्रक्चर होता है फुलरिन का। ईच सी एटम्स आर हेल्ड बाय 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। हमको पता है कि कार्बन जो है उसमें 4 बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, हर कार्बन एटम जो है 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड से अटैच होता है दूसरे कार्बन एटम से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब क्या फीचर्स होते हैं फुलरिन्स के। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब क्या फीचर्स होते हैं फुलरिन्स के। सबसे पहला, ब्लैक पाउडरी मटेरियल। मतलब जो फुलरिन होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और ब्लैक कलर का होता है। वेरी टफ एंड थर्मली स्टेबल। बहुत टफ होता है और थर्मली स्टेबल होता है। मतलब चाहे जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, उसकी स्टेबिलिटी नहीं खत्म होगी, वो स्टेबल होगा हाई टेम्परेचर पे भी। फॉर्म्स डीप मेजेंटा सोल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन बेंजीन। जब भी हम लोग फुलरिन को, मतलब C60 को अगर हम लोग बेंजीन के साथ डिजोल्व कर देते हैं तो डीप मेजेंटा कलर का सोल्यूशन बनाता है। एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं फुलरिन का? सबसे पहला, सुपर कंडक्टर को बनाने में हेल्प करता है। मतलब सुपर कंडक्टर में बनाने में हम लोग फुलरिन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में यूज करते हैं। फॉर मेकिंग सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स बनाने में भी फुलरिन्स का यूज होता है। तो यही फुलरिन्स हो गया। अब हमारा, आप ग्रेफाइट और फुलरिन्स को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ईजी है और इससे आपके पूरे 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नैनो मटेरियल्स। ये इतनी बार पिछले एग्जाम से पूछा तो नहीं गया, मगर आप लोग पढ़ लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो नैनो मटेरियल क्या होता है? अ मटेरियल विद एनी एक्सटर्नल डायमेंशन इन द नैनो स्केल और हैविंग इंटरनल स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर इन नैनो स्केल। मतलब ऐसा मटेरियल जिसका या तो फिर एक्सटर्नल डायमेंशन नैनो स्केल में हो, मतलब नैनोमीटर्स में हो, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर नैनोमीटर में हो, या फिर सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो नैनोमीटर में हो। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग नैनो मटेरियल बोलते हैं। मतलब कोई भी, या तो एक्सटर्नल डायमेंशन नैनोमीटर में हो, नैनो स्केल में, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नैनो स्केल में हो, या फिर सरफेस स्ट्रक्चर नैनो स्केल में हो, तो इसको हम लोग नैनो मटेरियल बोलेंगे। कुछ नेचुरली अकरिंग नैनो मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे वॉल्केनिक ऐश। मतलब जो वॉल्केनो जब एरप्शन होता है, जब वॉल्केनो में से मैग्मा निकलता है, तो उसकी जो ऐश बची, जो उसकी राख बची होती है, वो नैनो मटेरियल होती है। सूट सूट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। मतलब जब जंगलों में आग लग जाती है तो उसकी जो राख बची होती है वो भी नैनो मटेरियल होती है। कुछ अनइंटेंशनली मेड नैनो मटेरियल्स भी होते हैं, मतलब जिनको हमारा बनाने का इंटेंशन तो नहीं होता है, मगर कुछ ना कुछ अगर हम लोग बनाते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब एज अ साइड प्रोडक्ट वो बन जाता है। तो वो क्या है, जैसे क्या क्या होता है, वो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन प्रोसेस। मतलब बहुत सारी कंबशन प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें नैनो मटेरियल बन जाते हैं। जैसे वेल्डिंग, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो कुछ नैनो मटेरियल्स निकल के आते हैं उसमें से। जो डीजल इंजन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ नैनो मटेरियल निकल के आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है नैनो मटेरियल्स की। सबसे पहली, साइज इज स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर। मतलब इनका जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है। कैन हैव वेरियस शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज स्फेरिकल। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट शेप में होते हैं, जैसे स्फेरिकल, स्फेयर के फॉर्म में। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेन टू स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऐसे ऐसे साथ में रहते हैं, स्टिक टुगेदर, एक साथ चिपक कर रहते हैं, और जिसकी वजह से वो एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। एग्रीगेट का मतलब ही होता है कि इकट्ठा होकर रहना। कैन बी इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। ये एज अ गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं। अब इनकी क्या एप्लीकेशंस है, नैनो मटेरियल्स की क्या एप्लीकेशंस है, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है डायग्नोस्टिक्स। मतलब बहुत सारे ऐसे
पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, उनमें नैनो मटेरियल्स यूज होते हैं। ड्रग डिलीवरी का मतलब यहाँ पे है कि डिपॉजिटिंग द एक्टिव एजेंट इन डिसीज रीजन, मतलब कि अगर डॉक्टर किसी पेशेंट की बॉडी में कोई मेडिसिन या फिर मेडिसिन देना चाहता है, तो नैनो मटेरियल जो है उसको हेल्प करता है उस जो भी डिसीज रीजन, जैसे मान लीजिए इस रीजन में, हम बॉडी के इस रीजन में दिक्कत है, तो नैनो मटेरियल की हेल्प से प्रॉपर उसी रीजन में हमारी दवा पहुंच पाए, ये इंश्योर हो पाता है। तो वही लिखा हुआ है कि डिपॉजिटिंग द एक्टिव एजेंट, मतलब जो दवाई है एक्टिव एजेंट, मतलब जो दवा है एक्टिव एजेंट है, उसको डिसीज रीजन में, जो भी बीमारी से ग्रसित जो रीजन है वहां तक पहुंचाने का काम भी नैनो मटेरियल का होता है। टिश्यू रिपेयर में, मतलब बहुत सारे टिश्यूज को रिपेयर करने में नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। स्किन सर्जरी में यूज होता है। मेकिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स बनाने में नैनो मटेरियल का यूज होता है। डिस्प्ले डिवाइसेस बनाने में नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। मोबाइल और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाने में भी, ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाने में भी, कैमराज और फिल्म्स बनाने में भी। इन एप्लीकेशंस में से 4-5 एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा आप लोग, तो आपको अपने आंसर में लिखने के लिए लिखने के लिए आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है। इन एप्लीकेशन में से 4-5 एप्लीकेशन याद कर लीजिए, तो आप लोग ये आंसर में लिख सकते हैं, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। नैनो मटेरियल से ही डिराइव होकर एक और टर्म है कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिसको हम लोग सीएनटीज भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? आर अ टाइप ऑफ कार्बन विद अ डायमीटर ऑफ नैनोमीटर्स एंड अ लेंथ ऑफ माइक्रोमीटर। मतलब ये एक तरीके के कार्बन है जिनका डायमीटर जो है वो नैनोमीटर में होगा और लेंथ जो होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। मतलब एक तरीके का कार्बन जिसका डायमीटर नैनोमीटर में हो और जो लेंथ हो माइक्रोमीटर में हो। तो टाइप्स ऑफ नैनो ट्यूब्स क्या क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, मतलब इसमें जो है सिर्फ एक कार्बन की ऐसे स्ट्रक्चर होगी। और दूसरी क्या होती है? मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। उसमें क्या होता है कि एक कुछ ऐसे सॉलिड तरीके से होता है, जैसे अंदर की कुछ अलग डायमीटर होगी, फिर बाहर की अगर देखें तो कुछ अलग डायमीटर आती है। तो सिंगल वॉल्ड क्या होता है? एग्जिस्ट इन 1D स्ट्रक्चर, मतलब वो इसका 2D या फिर 3D स्ट्रक्चर नहीं होता है, 1D स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक ऐसा लाइन एग्जिस्ट करता है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। और जो मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है उसके 2 डायमीटर होते हैं, एक इनर डायमीटर एक आउटर डायमीटर होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्बन नैनो ट्यूब्स की? तो सबसे पहला, स्टिफ इन नेचर होता है, मतलब काफी स्टिफ होता है। ग्रेविटेशनल वेट बहुत कम होता है इसका। स्ट्रॉन्गर देन स्टील, वेट तो कम होता है मगर स्टील से ज्यादा स्ट्रांग होता है ये। हाई थर्मल कैपेसिटी, मतलब चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा लो ये स्टेबल ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेल्ट होने लगेगा हाई टेम्परेचर पे। इलास्टिक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। केमिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करता किसी भी केमिकल से, इसीलिए कोरोजन भी नहीं हो पाता है, मतलब इसी वजह से कोरोजन नहीं होता है इसका, मतलब खराब नहीं होता है जल्दी। अब एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें कार्बन नैनो ट्यूब्स का, तो सबसे पहला है कैंसर ट्यूमर डिस्ट्रक्शन, मतलब जो कैंसर का जो ट्यूमर बन जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने में कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज किया जाता है। विंड मिल की ब्लेड्स बनाने में यूज होता है क्योंकि वो लो वेट होता है, क्योंकि विंड मिल्स की जो ब्लेड्स होती है वो कम वेट की होनी चाहिए ना, तभी तो वो हवा की वजह से घूमेगी। इसी वजह से हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज करते हैं। ब्रिजेस एंड एयरक्राफ्ट्स बनाने में, क्योंकि हाई थर्मल कैपेसिटी होती है, क्योंकि चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दो ये स्टेबल रहता है, इसीलिए ब्रिजेस और एयरक्राफ्ट्स की डिजाइनिंग में भी हेल्प लेते हैं हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स की। ड्रग डिलीवरी, जैसे हम लोग ने पढ़ा अभी, नैनो मटेरियल जो होते हैं वो ड्रग डिलीवरी करते हैं, मतलब जो भी डिसीज्ड रीजन है, जो भी बीमारी से ग्रसित रीजन है वहां पे मेडिसिन को पहुंचाने का काम करता है कार्बन नैनो ट्यूब। तो यहीं पे कार्बन नैनो ट्यूब हमारा खत्म होता है ये टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है? डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ और जनरेशन ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस, मतलब कुछ इस तरीके से केमिकल प्रोडक्ट्स को और या फिर प्रोसेसेस को बनाना जिससे कि जो डेंजरस सब्सटेंसेस है उनका ना ही यूज हो ना ही वो उस प्रोसेस की वजह से जनरेट हो।
मतलब कुछ इस तरीके से केमिकल प्रोडक्ट्स बनाना जिसकी वजह से, जिसमें ना हम लोग यूज करें किसी डेंजरस सब्सटेंस का, ना ही उस प्रोसेस में कोई भी डेंजरस सब्सटेंस निकले। तो इससे बेनिफिट्स क्या क्या होती है? क्लीनर एयर, क्योंकि कोई पॉल्यूशन क्या सब्सटेंस नहीं निकल रहा, इसलिए एयर क्लीन हो जाती है। क्लीनर वाटर, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है, तो हम अब मोस्टली क्या किया जाता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ले जाके रिवर्स में डंप कर दिया जाता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल निकलेगा ही नहीं तो रिवर में क्या ही डंप होगा, इसलिए वाटर भी क्लीन हो जाता है। इंक्रीज्ड सेफ्टी, हमको पता ही है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। तो अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हम लोग क्या, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है, एनिमल्स और ह्यूमन सबकी। सेफर फूड, क्योंकि केमिकल्स का यूज कम से कम करते हैं तो इसीलिए फूड भी की भी सेफ्टी हो जाती है। जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो 12 सिद्धांतों पे स्थापित की। जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो 12 सिद्धांतों को फॉलो करती है, 12 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। तो वो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करती है ग्रीन केमिस्ट्री? सबसे पहला है इसमें से प्रिवेंट वेस्ट, मतलब जितना कम से कम वेस्ट हो सके उतना कम करना। मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी, मतलब एटम की इकोनॉमी को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा करना। डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, मतलब ऐसे केमिकल प्रोसेसेस बनाना जो कि डेंजरस कम हो। ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल भी डेंजरस ना हो, मगर थोड़ा कम से कम थोड़ी डेंजरस डेंजर कम हो जाए। डिजाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे केमिकल्स और प्रोडक्ट्स बनाए जो कि सेफ हो यूज करने के लिए। यूज सेफ रिएक्शन कंडीशन भी सेफ यूज करना। इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जितना ज्यादा आउटपुट मिल सके हमको अपने इनपुट देने पे उतना ज्यादा आउटपुट मिले। यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज यूज करना जो कि टाइम के साथ रिन्यू हो सके। ऐसा नहीं कि ऐसे रिसोर्सेज यूज कर ले जो कि हम लोग यूज कर ले तो वो खत्म ही हो जाए, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना। अवॉइड केमिकल यूज, कम से कम केमिकल का यूज करना। यूज ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, क्योंकि केमिकल्स कम यूज करना है हमको, तो हमको पता है कि कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को यूज करना। डिजाइन डिग्रेडेबल मटेरियल्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स बनाना जो कि डिग्रेड हो पाए। मतलब जैसे अगर हम लोग पॉलिथीन को देख लें तो वो डिग्रेड ही नहीं होती, वो खराब इसीलिए है ना क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होती है। वो अगर हम लोग उसको 100 साल तक भी अगर फेंक दे कहीं पे तो वो 100 साल तक वहीं पड़ी रहेगी, वो कहीं डिग्रेड नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए ऐसे मटेरियल्स डिजाइन करना जो कि डिग्रेड हो पाए, मतलब जिनका अगर काम खत्म हो गया है तो हम लोग उसको खत्म कर पाए। फोकस टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, एक तरीके से ये फोकस करता है पॉल्यूशन को कम से कम करने का। मिनिमाइज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, और क्योंकि सेफ तरीके से सेफ कंडीशंस बनाने में ये काम करता है, इसलिए एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो, तो ये भी इंश्योर करता है। तो यही 12 प्रिंसिपल्स है केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री के, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। अब हम लोग अगर देखें तो एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन केमिकल क्या है, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री से क्या क्या चीजें बनी है आज तक, कौन कौन से ग्रीन केमिकल्स ऐसे हैं। तो सबसे पहला ग्रीन सॉल्वेंट। तो ग्रीन सॉल्वेंट कैसे बनाते हैं हम लोग? मेड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक वाटर एंड CO2। जो ग्रीन सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉर्मली वाटर या फिर CO2 का यूज करके हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टॉक्सिक केमिकल यूज कर लिया सॉल्वेंट बनाने के लिए, नहीं, नेचुरल जो अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं। CO2 एज ब्लोइंग एजेंट, जैसे ब्लोइंग एजेंट क्या होता है? पैकेजिंग या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर फूड को पैक करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के केमिकल्स को यूज करते हैं, अलग अलग तरीके की गैसेस को सिंथेसाइज करके यूज करते हैं। मगर इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ इस तरीके से यूज करें कि वो ब्लोइंग एजेंट, मतलब उसको पैकेजिंग के लिए और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर पाते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की हेल्प से। बायोसैक्निक एसिड बनाना, बायोसैक्निक एसिड का काम क्या है? यूज्ड एज स्टार्टर इन मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो बायोसैक्निक एसिड की हेल्प से वो रिएक्शन स्टार्ट करने में वो हेल्प करेगा। बायोडीजल बनाना, मतलब इसमें क्या करते हैं, यूजेस वेजिटेबल ऑयल्स एंड
यूजेस वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम। इसमें क्या होता है कि पेट्रोलियम की जगह पे, जो नॉर्मल पेट्रोलियम होता है हम लोग जो यूज करते हैं, उसकी जगह पे वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट यूज करके डीजल बनाना, इसको बायोडीजल बोलते हैं। लेक्टाइड जो होता है ये भी एक ग्रीन केमिकल है। लेक्टाइड क्या होता है? ये यूज करते हैं हम लोग टेक्सटाइल्स, ये यूज करते हैं हम लोग टेक्सटाइल्स बनाने में, मतलब कपड़ों को की मैन्युफैक्चरिंग में, कटलरी बनाने में, जो नाइफ बनाना या फिर स्पून बनाना या फिर फोक बनाना, इसको बनाने में हम लोग लेक्टाइड का यूज करते हैं। फूड पैकेजिंग में भी लेक्टाइड यूज होता है। तो यही कुछ एग्जांपल्स हो गए ग्रीन केमिकल के। इसमें से जितने याद हो आपको उतने याद कर लीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अभी मैंने यूनिट 1 की वीडियो बनाकर डाल दी है, धीरे धीरे मैं बाकी यूनिट्स की भी डाल दूंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, share with your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.